हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथोपियन क्राइसिस के बारे में। नाउ इमेजिन करिए, एक कंट्री है जिसका लीडर एक नोबेल प्राइज विनर है। ऑब्वियसली वहाँ के सिटीजन्स इमेजिन करेंगे कि आने वाले 5-6 साल तो बहुत ही पीसफुल रहने वाले हैं, मगर इथोपिया के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। अप्रैल 2018 में इथोपिया को मिला उनका यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली। एट द एज ऑफ 41 ये बन गए ना सिर्फ इथोपिया के, अफ्रीका के यंगेस्ट हेड ऑफ ए गवर्नमेंट। और इथोपिया के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी अहमद से कि ये इथोपिया को लेके जाएंगे एक सुनहरे भविष्य की तरफ। ये इथोपिया के लोगों को जोड़ेंगे, जो भी कम्युनल डिसहार्मनी है, लोगों में बंटवारा है, ये कम करेंगे। अपने आप में आप अगर देखें तो ये एक मुस्लिम फादर और क्रिश्चियन मदर के बेटे थे। और इथोपिया जैसी डिवाइसिव कंट्री में ये भी एक इंस्पिरेशन की तरह देखा गया। उनको देखा गया एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इथोपिया की आबादी है ऑलमोस्ट 11 करोड़, और रिलीजन के हिसाब से यहाँ पर आबादी 34% फॉलो करती है इस्लाम फेथ को, और बाकी जो आबादी है वो या तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है या फिर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। नाउ अबी अहमद से लोगों की जो उम्मीदें थी ये और ज़्यादा बढ़ गई 2019 में, जब नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया इन ओस्लो। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, और इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था क्योंकि इन्होंने बहुत से कदम उठाए थे टू एस्टैब्लिश पीस इन द रीजन, प्राइमरली एरित्रिया के साथ। यहाँ पे आप अगर देखें, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अच्छा, बाय द वे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको मिलेंगे 4 देश। चारों के नाम याद रखना बहुत ही आसान है। जस्ट रिमेंबर सीड, SEED, S फॉर सोमालिया, E फॉर इथोपिया एरित्रिया, और D फॉर जिबूती। और बाय द वे, 1991 से पहले इथोपिया और एरित्रिया एक ही देश थे। 1991 में एरित्रिया अलग हो गया और इसी के साथ इथोपिया ने अपनी कोस्टल लाइन खो दी और इथोपिया बन गया एक बहुत ही बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री। सो जब अबी अहमद पावर में आए, इन्होंने कहा कि जो भी अतीत में हुआ दैट इज पास्ट, हम अब मिलके काम करेंगे। और बहुत ही जल्दी इथोपिया और एरित्रिया के जो रिलेशंस हैं इन्होंने इम्प्रूव किए। मगर अब 2020 जो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ख़राब है, अबी अहमद के लिए भी काफ़ी ख़राब साबित हो रहा है, क्योंकि आज के समय इनका कंट्री फेस कर रहा है एक सिविल वॉर के प्रोस्पेक्ट। गृह युद्ध हो सकता है इथोपिया में और लाखों लोग बन सकते हैं रेफ्यूजी। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, मगर सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अफ्रीका की, एक प्रश्न तो आपसे पूछना बनता है। एक प्रश्न आपके सामने ये है, आबादी के हिसाब से सबसे पॉपुलेटेड अफ्रीकन देश कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं नाइजीरिया, इथियोपिया, इजिप्ट या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। हमेशा की तरह वीडियो के एंड में आपको इसका सही आंसर मिलेगा। सो ऑब्वियसली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बैंक हो, रेलवेज हो, यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। अनअकैडमी के कोर्सेज के साथ आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप लेक्चर सुन सकते हैं अपने फोन पर, टैबलेट पर, लैपटॉप पे, कहीं भी आप चाहें। और जो ओरिजिनल प्राइस है ये आपके सामने है। ये प्राइसेस पे मत कर देना, यूज द कोड PG10 और सीधा आपको मिलेगा एक डिस्काउंटेड प्राइस। और पेमेंट के भी यहाँ पे बहुत सी ऑप्शन अवेलेबल हैं, UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड्स, यू कैन इवन पे इन पार्ट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि यहाँ पर तिग्रे रीजन क्या है। ये आपके सामने नक्शा है इथियोपिया का। राजधानी है इस देश की एडिस अबाबा, और यहाँ पे आपको दिखेगा ये है तिग्रे रीजन। जिस तरीके से दुनिया भर की कंट्रीज में आपको स्टेट्स मिलेगी, जैसे कि US में टेक्सास, मिशिगन, ओहायो, इंडिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उसी तरीके से यहाँ पर ये तिग्रे रीजन है। इनके भी अपने स्टेट के इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है ये है तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, TPLF। नाउ इनका जो रूल करने का स्टाइल है यहाँ पर, ये बहुत ही लॉलेस है। इनके राज में तिग्रे रीजन पहली बात तो इतना डेवलप कर नहीं पाया। उसके अलावा यहाँ पर मिलिशियाज खड़ी हो गई हैं, मतलब कि कंट्री के अंदर ही एक छोटी सी आर्मी जो सिर्फ सुनती है स्टेट गवर्नमेंट की। और बहुत ही लंबे समय से TPLF बिल्कुल भी केंद्र सरकार की नहीं सुनती थी। जो इनका मन होता था तिग्रे रीजन में, ये लोग यही करते थे। नाउ तिग्रे अपने आप में मैं आपको बता दूं एक एथनिक ग्रुप है। यहाँ पे आपको क्रिश्चियन मुस्लिम दोनों लोग मिलेंगे, मगर ओवरऑल ज़्यादातर जो तिग्रे लोग हैं ये आपको मिलेंगे क्रिश्चियन। अब टाइमलाइन से समझते हैं कि गृह युद्ध तक यहाँ पे हालत क्यों पहुँच गई। अप्रैल 2018 में अबी अहमद बनते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया, मगर जैसे ही ये पावर में आते हैं, तिग्रे की पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमारे लिए तो आपने कभी कुछ किया ही नहीं, हम आज भी सफ़र कर रहे हैं करप्शन से। मगर अबी अहमद ने इनकी बात नहीं सुनी। इन्होंने यहाँ पर सीधा फोकस किया
कि कैसे तिग्रे के लोगों को ये बेनिफिट पहुंचा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके। ये बात ऑब्वियसली टीपीएलएफ को पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद अबी अहमद ने नवंबर 2019 में आने वाले स्टेट इलेक्शंस को देखते हुए बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को मर्ज कर दिया। इथियोपिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, सो एक बड़ा गठबंधन देखते हुए टीपीएलएफ को लगा ये गलत है, अनडेमोक्रेटिक है और हम इस मूव की आलोचना करते हैं ना। कुछ ही महीनों बाद इलेक्शंस होने वाले थे इस रीजन में, मगर फिर फैल गया कोविड-19 दुनिया भर में और ऑब्वियसली इथियोपिया में भी फैला ना। अबी अहमद ने यहाँ पर तिग्रे की सरकार को ये कहा कि देखो कोविड-19 फैला हुआ है, जो इलेक्शन होने वाले थे अभी के लिए टाल दो, कोई इलेक्शन मत करो, एक बार कोविड-19 कंट्रोल में आ जाए तब हम यहाँ पे इलेक्शन करवा देंगे। तिग्रे की सरकार ने यहाँ पर यह बोला कि यूएसए में तो इलेक्शन हो रहे हैं, आप हमको कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कोविड-19। इन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार मतलब कि इथियोपिया की जो फेडरल गवर्नमेंट है जहाँ पे पीएम है अबी अहमद, इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हम इलेक्शन अपने रीजन में अपने आप कंडक्ट करवाएंगे। इलेक्शन हुए, लोगों ने वोट किया और यहाँ पर टीपीएलएफ जीत गई। अब जैसे ही ये हुआ तो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर को लगा कि यहाँ पे तो मेरी पावर को ये लोग अंडरमाइन कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे, और फिर यहाँ से कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गई। पहले तो केंद्र सरकार ने बहुत सारे फंड्स रोक दिए तिग्रे की सरकार के लिए, बहुत सारे जो वेलफेयर प्रोग्राम्स थे ये सब रोक दिया और ये कहा कि अब इन द फ्यूचर आपको कोई भी फंड्स नहीं मिलेंगे जब तक आप इलेक्शन को कहते हैं कि ये अवैध है और फिर से मेरे टाइमलाइन के हिसाब से इलेक्शन नहीं करवाते। मगर टू एवरीवन सरप्राइज, जो तिग्रे की सरकार थी वहाँ पे प्राइमरली जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है टीपीएलएफ, इन्होंने इसके बाद अपनी जो मिलिशिया थी, जो इनके पास आप कह सकते हैं गुंडे हैं जिनके पास बंदूकें भी हैं और वो गुरेला वॉरफेयर के बारे में भी जानते हैं, उन सब की मदद से इथियोपियन आर्मी, अपने ही देश की आर्मी के जो बेसिस थे तिग्रे में, ये कब्जा लिए। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के अगेंस्ट ऐसा एक्शन ले। तो जो आर्मी बेसिस है उन पर कब्जा करके तिग्रे की सरकार ने यह बता दिया कि अब ये रीजन प्रॉपरली है हमारा और हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर क्या करना है। ये सब देख के अबी अहमद के सामने यही ऑप्शन था कि ठीक है, अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ हमें आर्मी उतारनी होगी, नहीं तो ये लोग अलग देश बना देंगे, फिर से 1991 की तरह एक और देश इथियोपिया से अलग हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी आर्मी भेजी और आज के समय जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो बमबारी चल रही है, वो यही है कि इथियोपिया में केंद्र सरकार, तिग्रे सरकार जो भी के लिए टीपीएलएफ की गवर्नमेंट है, उसको गिराने की कोशिश कर रही है थ्रू मिलिट्री। और इस सब में देखिए दुख होता है जब बॉम्बिंग की जाती है यूनिवर्सिटीज़ पर। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है, रीसेंट आर्टिकल है 20 नवंबर का, इथियोपिया ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं अपने ही रीजन पर, अपने ही लोगों पर, और इस दौरान तिग्रे में एक यूनिवर्सिटी थी उस पर भी बॉम्बिंग हुई है। अब हालांकि यहाँ पर ये भी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ स्टूडेंट्स भी मरे हैं, मगर उसको मैं कंफर्म कर नहीं सकता, दे आर जस्ट रिपोर्ट्स। मगर इस तरीके से आप बॉम्बिंग करेंगे अपने ही देश में तो अपने ही लोगों को आप अपने खिलाफ खड़ा कर देंगे। और यहाँ पर भी यही हुआ है। पहले टीपीएलएफ को इतना सपोर्ट था नहीं, मगर जब से केंद्र सरकार ने तिग्रे में बॉम्बिंग करी है, अब तिग्रे का जो आम आदमी है वो भी खड़ा हो गया है। बहुत से लोग खड़े हो गए हैं टीपीएलएफ के साथ और वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम पे जो बॉम्बिंग करेगा हम उसकी नहीं सुनेंगे। तो टीपीएलएफ ने बहुत ही सक्सेसफुली और मैं कहूँगा क्लेवरली केंद्र सरकार जो है इथियोपिया की, उसको फोर्स कर दिया कि वो मिलिट्री एक्शन ले। और आज के समय इथियोपिया में एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन गई है जहाँ पे इथियोपियंस ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अब इस इशू को और ज़्यादा भड़काने के लिए टीपीएलएफ ने एक और काम ये किया कि कुछ रॉकेट दाग दिए एरित्रिया की तरफ, ताकि सिचुएशन और ज़रा खराब हो जाए और जो ये इशू है ये इंटरनेशनलाइज हो जाए। और टीपीएलएफ ने बाय द वे ये सब इसलिए किया है क्योंकि इनका कहना यह है कि एरित्रिया आज के समय इथियोपिया की केंद्र सरकार की हेल्प कर रहा है तिग्रे की सरकार को कंट्रोल करने में। तो मुझे अभी पता नहीं है कि इवेंचुअली यहाँ पर होगा क्या यहाँ पे इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर बाय ब्रूट फोर्स सीधा जो ये एरिया है कैप्चर कर लेंगे और फोर्सफुली जो भी यहाँ पर टीपीएलएफ की सरकार थी उसको ख़त्म कर देंगे। अगर ऐसे करते हैं तो बहुत ही ख़राब एग्जाम्पल सेट होगा, स्पेशली फॉर अ नोबेल पीस प्राइज विनर। जो अवार्ड था उसकी मौकरी बन जाएगी, या फिर इवेंचुअली एज ए नोबेल पीस प्राइज विनर ये डिप्लोमेसी दिखाते हैं, टीपीएलएफ के लोगों को बिठाते हैं, कहते हैं कि चलिए बात करते हैं, आपका क्या पक्ष है, मेरा ये विजन है, और आपस में बातचीत करके जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म करते हैं। तो देखना होगा यहाँ पे होता क्या है। फॉर द टाइम बीइंग यूनाइटेड नेशंस ने ओपनली ये कह दिया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इथियोपिया में, इसकी वजह से 2 लाख लोग, इथियोपिया के 2 लाख लोग हो सकता है कि सूडान भाग जाएं सुरक्षा के लिए। सूडान बाय द वे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉर्डर शेयर करता है विद इथियोपिया। तो बहुत से लोग जो हैं तिग्रे के आज के समय सूडान भाग रहे हैं इस डर से
कि उनको पता नहीं है कि इन द फ्यूचर केंद्र सरकार किस टाइप का मिलिट्री एक्शन लेगी ऑन तिग्रे। सो ये है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीका की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये इथोपिया बिल्कुल नहीं है। सही उत्तर है यहाँ पर ए, नाइजीरिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे आबादी के हिसाब से जो कंट्रीज की लिस्ट है, सबसे पॉपुलेटेड देश नाइजीरिया, उसके बाद इथोपिया, फिर इजिप्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर तंजानिया, साउथ अफ्रीका, जो आप सबको आई थिंक लगता होगा द मोस्ट फेमस अफ्रीकन कंट्री, ये आपको मिलेगा नंबर 6 पर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।